मध्य प्रदेश विधानसभा के इतिहास में 17 दिसंबर की तारीख एक बार फिर खास बनने जा रही है। 16वीं विधानसभा का 8वां सत्र 17 दिसंबर 2025 को एक दिवसीय विशेष सत्र के रूप में आयोजित किया जाएगा। विधानसभा की पहली बैठक के 69 वर्ष पूरे होने के अवसर पर बुलाए जा रहे इस सत्र का फोकस विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध मध्य प्रदेश होगा। इस विशेष सत्र में सत्ता और विपक्ष के विधायक प्रदेश के दीर्घकालिक विकास को लेकर अपने सुझाव रख सकेंगे। हालांकि कांग्रेस इसे बीजेपी सरकार की उपलब्धियों के प्रचार का माध्यम बता रही है। वहीं सत्ता पक्ष का दावा है कि ये सत्र अर्थव्यवस्था को मजबूत करने से लेकर रोजगार सृजन, किसान कल्याण, महिलाओं और युवाओं के सशक्तिकरण तथा बुनियादी ढांचे के विकास जैसे अहम मुद्दों पर केंद्रित रहेगा। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने विशेष सत्र की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि 17 दिसंबर का दिन विधानसभा के इतिहास में विशेष महत्व रखता है और इस अवसर पर सभी सदस्य विकसित मध्य प्रदेश के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जरूरी कदमों पर गंभीर विचार विमर्श करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र, 16वीं विधानसभा का 8वां सत्र, सुबह 11 बजे से शुरू होगा सत्र। विधानसभा की पहली बैठक के 69 वर्ष पूरे, विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध एमपी पर चर्चा, अर्थव्यवस्था, रोजगार और किसान कल्याण पर फोकस, महिला युवा सशक्तिकरण पर विमर्श, बुनियादी ढांचे के विकास पर सुझाव। इस सत्र में सभी सदस्य विकसित मध्य प्रदेश को बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस पर विचार विमर्श करेंगे। आने वाले कल में मध्य प्रदेश विकसित मध्य प्रदेश हो, इस दृष्टि से इस पीढ़ी का यह दायित्व महत्वपूर्ण है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम सब लोगों को चर्चा भी करना चाहिए और निष्कर्षों के आधार पर आगे भी बढ़ना चाहिए। इस दृष्टि से मुझे लगता है यह सत्र काफी परिणामकारी साबित हो। वहीं इस विशेष सत्र से एक दिन पहले कांग्रेस ने अपने विधायक दल की बैठक बुलाई है, जिसमें प्रदेश की मौजूदा आर्थिक स्थिति, किसानों की समस्याएं, युवाओं के रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा, आदिवासी वर्ग से जुड़े मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि प्रदेश को वास्तव में विकसित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए खोखले नारों के बजाय ठोस नीतियों और ईमानदार राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक दल इस विशेष सत्र में जनता की वास्तविक समस्याओं और प्रदेश के भविष्य की ठोस रूपरेखा को मजबूती से रखेगा। कांग्रेस तय करेगी कि विशेष सत्र में सरकार से किन सवालों और मुद्दों पर जवाब मांगे जाएं। हालांकि कांग्रेस एक दिन के सत्र को महज औपचारिकता बता रही है और कह रही है कि इस सत्र में सरकार अपनी पीठ खुद थपथपाने के अलावा कुछ नहीं करने वाली है। पर एक दिन में क्या होता है भाई, सब पे चर्चा कराए ना। मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश में जो कमियां हैं, आज बेरोजगार परेशान है, किसान परेशान है, आम आदमी परेशान है, किसान को खाद नहीं मिल रहा है, बीजों की समस्या आ रही है, फसलें को दाम नहीं मिल रहे हैं, तो इन पे चर्चा कराए तो ज़्यादा अच्छा है अपनी उपलब्धियों पर चर्चा कराने की बजाय। और सत्र बड़े लगाना चाहिए। सत्र 4 दिन का सत्र लगाया और अब एक दिन का स्पेशल बुला लिया। आपको 15 दिन का कम से कम शीतकाल का सत्र लगाना चाहिए था, तो जनता की बात हो पाती है, जनता की बात उठा पाते हैं। इसमें एक दिन में क्या चर्चा होगी? अपनी उपलब्धि खुद ही गिनाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं है। अपनी पीठ खुद तपतपाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं है। बहरहाल भले ही ये विशेष सत्र एक दिन का हो, लेकिन इसके मायने बड़े हैं। सत्ता पक्ष इसे विकसित मध्य प्रदेश के विजन के रूप में देख रहा है, तो विपक्ष इसे सरकार की नीतियों की कसौटी मान रहा है। अब नजरें इस पर टिकी हैं कि क्या ये विशेष सत्र सिर्फ विचार विमर्श तक सीमित रहेगा या प्रदेश के भविष्य के लिए कोई ठोस दिशा तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24।
नमस्कार, आईएनडी एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो विजन, सत्र और सियासत, जी हां, मध्य प्रदेश विधानसभा के इतिहास में 17 दिसंबर की तारीख जो है वो एक बार फिर से खास बनने जा रही है। 16वीं विधानसभा का 8वां सत्र 17 दिसंबर 2025 को एक दिवसीय विशेष सत्र के रूप में आयोजित किया जाएगा। अब इसे लेकर के बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के एजेंडा पॉइंट्स। मध्य प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र के क्या है मायने? एक दिन के सत्र का प्रदेश को कितना मिलेगा लाभ? क्या यह विकसित मध्य प्रदेश की दिशा में अहम कदम? कांग्रेस क्यों बता रही इसे सरकार की योजनाओं का प्रचार? तो चलिए इन्हीं कुछ पॉइंट्स को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं अजय धवले जी, जो कि प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भाजपा के। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आईडी 24 में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित शर्मा जी, जो कि महासचिव हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रकाश सक्सेना जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आईडी 24 में। तो सबसे पहले मैं शुरुआत धवले जी आपसे ही करना चाहूंगा। आप कह रहे हैं कि भाई ये जो सत्र होने वाला है ये सिर्फ प्रचार प्रसार से ज्यादा कुछ नहीं है। जो घटना अभी घटित हुई ही नहीं है उसके बारे में हम ये कैसे पूर्वाग्रह पाल लें कि सिर्फ प्रचार प्रसार ही होगा? कुछ और भी तो हो सकता है। हो सकता है कि भाई जब मंथन होता है तो विष भी निकलता है, अमृत भी निकलता है। हो सकता है कि कुछ ऐसा निकल करके आए जो मध्य प्रदेश की दिशा ही बदल दे। धवले जी। देखिए दिव्यांशु जी, ये प्रश्न कांग्रेस से होना चाहिए था। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते जो भारतीय जनता पार्टी का इस सत्र को लेके क्या उद्देश्य है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी चर्चा और कुछ बिंदु आपके समक्ष रखना चाहूंगा। आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में 13 दिसंबर 2023 को जो हमने सरकार संभाली थी, उसके बाद से लगातार आपने देखा है कि विकसित मध्य प्रदेश की संकल्पना को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प में उसमें किस प्रकार से विकसित मध्य प्रदेश कंट्रीब्यूट कर सके, इस प्रकार से विभिन्न मंचों पे चर्चा हुई है। हमने देखा माननीय मुख्यमंत्री जी ने निवेश प्रोत्साहन के लिए वो देश के कई राज्यों में इंटरेक्टिव सेशन किए। हमारे यहाँ ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। उसके बाद में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने कई ऐसे नवाचार किए, चाहे केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट की बात करें तो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश ने विगत 2 वर्षों में जिस प्रकार से एमओयू कंडक्ट किए हैं और जो कार्य धरातल पर उतरे हैं, पार्वती कालीसिंध की बात कर लीजिए, केन बेतवा की बात कर लीजिए या तापी महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, इन सारे विषयों को लेके कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जनता के समक्ष हमने विगत 2 वर्षों में क्या किया और एक विकसित मध्य प्रदेश के लिए क्या आवश्यक है। तो विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्धशाली मध्य प्रदेश के लिए मध्य प्रदेश के सभी माननीय विधायकगण इस विशेष सत्र के माध्यम से चर्चा करें। हमें युवाओं के लिए क्या करना है, हमें किसानों के लिए क्या करना है, हमें महिला शक्ति को और सशक्त बनाने के लिए क्या करना है, गरीबों के लिए किस प्रकार से योजनाओं का निर्माण करने की आवश्यकता है और हमने अब तक के क्या क्या कार्य किए हैं, ये सदन के पटल पे जब रखे जाएंगे और निश्चित रूप से पक्ष और विपक्ष दोनों इसके ऊपर सारगर्भित चर्चा करेगा और हमारा मध्य प्रदेश की विधानसभा का सदन एक सारगर्भित चर्चा के माध्यम से जो अमृत निकालेगा वो अमृत मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ से अधिक की जनता के लिए किस प्रकार से लाभकारी होगा, उसके ऊपर उसमें चर्चा होंगी। रही बात हमारे प्रतिस्पर्धी दल कांग्रेस के आरोपी की, तो निश्चित रूप से वो विपक्ष का दल है, उनका काम आरोप लगाना है। अकाउंटेबिलिटी हमारी मध्य प्रदेश की जनता के प्रति है। मध्य प्रदेश की जनता को हम सदन के माध्यम से भी उत्तर देते हैं, उनके बीच में जाके भी उत्तर देते हैं और हमारी सरकार के कार्यों का प्रत्येक आपने देखा कि 5 वर्षों बाद में जब मध्य प्रदेश की जनता उसका रिपोर्ट कार्ड हम मध्य प्रदेश की जनता के समक्ष प्रस्तुत करती है तो अपने जनादेश के माध्यम से उसको अपने मत भी देते हैं। लेकिन मूल रूप से कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हमारे क्या प्राथमिकता होनी चाहिए। आज हम ट्रांसपोर्ट की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में सड़क सुविधाओं का विस्तार किस प्रकार से होना चाहिए, हवाई सुविधाओं का विस्तार किस प्रकार से होना चाहिए, रेलवे का सुविधाओं का विस्तार किस प्रकार से होना चाहिए। उसी दृष्टि से हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में हमने जो मेट्रो का इंदौर और भोपाल को एक डेस्टिनेशन बनाया है उसको हम किस प्रकार से विस्तृत कर सके हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की एक सिंहस्थ को लेकर जो विस्तृत योजना है कि हम भव्य दिव्य सिंहस्थ किस प्रकार से कर सके, तो उज्जैन में 2028 में हमारा जो सिंहस्थ होने वाला है उसके माध्यम से भी हम कैसे पूरे ग्लोबल एक पिलग्रिमेज के रूप में उज्जैन को स्थापित कर सके, देश विदेश के श्रद्धालुओं को वहां आकर्षित कर सके। क्योंकि आप हम सभी जानते हैं मध्य प्रदेश का टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जो अपने आप में देश में उसकी प्रकृति को सराहा जाता है और हमने बहुत अच्छा भी किया है। विगत वर्षों में हमारा जो टूरिज्म का के माध्यम से जीडीपी कंट्रीब्यूशन था वो भी बढ़ा है। तो रही बात एग्री की, किस प्रकार से सिंचाई का रकबा बढ़ा है, किस प्रकार से हम और मध्य प्रदेश के किसानों को उन्नत कर सकते हैं,
इन सारे विषयों को लेकर एक सार्वजनिक चर्चा के लिए एक दिवसीय सत्र होगा। निश्चित रूप से विपक्ष के अच्छे सुझाव को इनकॉर्पोरेट करके एक विजन डॉक्यूमेंट जो मध्य प्रदेश की जनता के समक्ष रखा जाएगा। तो हम हमारे प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस से भी अपेक्षा करते हैं कि वो सार्थक विपक्ष की भूमिका इस सत्र में निभाए। ठीक है, जो सवाल मैंने आपसे पूछा वही सवाल मैं अमित जी आपसे भी पूछना चाहूँगा कि सत्र अभी शुरू हुआ नहीं है, सत्र को लेकर के क्रम पहले से ही है पूर्वाग्रह पाल लें कि सिर्फ प्रचार प्रसार किया जाएगा, तो कैसे चलेगा, क्या कहेंगे? देखिए जोशी जी, एक कहावत है कि पूत के पांव पालने में दिखाई देते हैं जी। अब आप देखिए कि आज नहीं, पिछले 20 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। 17 साल मुख्यमंत्री आदरणीय तत्काल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी रहे, वर्तमान में अभी मोहन यादव जी इसकी कमान संभाले हुए। आप देखिए कि जिस तरीके से एक रोड मैप बनता है, विधानसभा कभी भी 5 से 7 दिन की या 6 दिन ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं चली। हाल ही में अभी विधानसभा खत्म हुई है और अभी मैं धवले जी को सुन रहा था, वो पूरे डॉक्यूमेंटली पूरे प्रदेश के विकसित विकास के बारे में चर्चा कर रहे थे कि हमने इसमें ये कर दिया, हमने उसमें वो कर दिया। मैं बिंदुवार कहना चाहता हूं, अगर इनकी मंशा स्पष्टता साफ होती, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के विकसितता के लिए, मध्य प्रदेश की जनता के लिए और एक वाकई में मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश की 7 करोड़ जनता के लिए एक रोड मैप प्रस्तुत करना चाहती, तो ये 1 महीने की विधानसभा होती और इसमें माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को ये बताना था कि हर विधायक अपनी अपनी विधानसभा में क्या रोड मैप उसने तैयार किया है, वो विधायक बन के गया है सदन में, तो जनता के प्रति कितना उत्तरदायित्व है, कितनी उसकी नैतिक जिम्मेदारियां हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे विधायक होंगे कि 2-5 दिन में कांग्रेस के विपक्ष की तो खैर छोड़ दीजिए, ये तो आवाज दबाने की कोशिश करते हैं। मैं 70% विधायक ऐसे होंगे कि जो खुद इनके सत्र काल में विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने जो दल है और अपनी जो विधानसभा है उसकी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाते। आज ये देखिए, मेरे मित्र साथी ने कहा कि विपक्ष का काम आलोचना है। विपक्ष का काम आलोचना नहीं है, विपक्ष का काम है आपको सही आईना दिखाना। सही आईना 1 दिन के सत्र में ये वैसा ही होगा जैसे मुख्यमंत्री जी हजारों करोड़ रुपए की समीक्षा कैबिनेट बैठक के बाद जो उन्होंने समीक्षा के 2 दिन के लिए दिन आधारित करे थे, उसमें हजारों करोड़ रुपए की जो समीक्षा करी थी एक विभाग की, वो 15-15 मिनट में कर दी थी। इसी तरह अपनी पीठ थपथपाने, अपनी वाहवाही करने के लिए ये जो एक इवेंट 1 दिन का मध्य प्रदेश विधानसभा के खर्चे पर होने जा रहा है, ये कम से कम मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष को पुनः सोचना चाहिए कि क्यों नहीं 1 महीने की पूरी विधानसभा चली गई। आज हम अगर बात करें इनके मेट्रो सिटी के, क्या बताएंगे? मेट्रो सिटी भोपाल और इंदौर में 1.5 साल लेट चल रही है, करोड़ों रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, प्रोजेक्ट लेट हो गया। और आज हम बात करें स्मार्ट सिटी की, तो मध्य प्रदेश में 70% ऐसी जगह हैं जहां स्मार्ट सिटी भोपाल राजधानी से लेकर कई जगह बंद कर दी गई। हम आज शिशु दर की बात करें, आत्महत्या की बात करें, महिलाओं पर बढ़ती अत्याचार की बात करें या रोजगार की बात करें, और हम किस एमओयू की बात कर रहे थे? अजय धवले जी अभी पीठ थपथपा रहे थे, बोल रहे थे कि अकाउंटेबिलिटी होती है। अरे आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं बची तो अकाउंटेबिलिटी कहां से पैदा होगी? आपकी क्रेडिबिलिटी मध्य प्रदेश में समाप्त हो चुकी है। आप इस रेशो से चल रहे हैं कि आपको 7% जनता ने सत्ता में बिठाने का काम करा है, तो मध्य प्रदेश में जनता में सत्ता में तो आप बैठ गए, लेकिन आप देखिए कि आप आदिवासियों के पिटाइयों की दर कितनी बढ़ रही है। आपका एक नेता आदिवासी पर पेशाब करता है, महिलाओं पर लगातार अत्याचार बढ़ते हैं। यहाँ के हॉस्पिटलों में कोई कुत्ता किसी शिशु को खाता है, कोई चूहा किसी को खाता है, जानवर वहां घुस जाते हैं। स्वास्थ्य की ये हालत है कि बनते काम में बंटाधार होता जा रहा है। ये शब्द आपको तमगा मिल गया है। आज जिस तरीके से हम मध्य प्रदेश के रोड मैप की बात करें, भोपाल राजधानी किसी गांव से कम नहीं है, माफ करिएगा, शहर मेरा है। आज करोड़ों रुपए उसके बीआरटीएस बनाने में लगते हैं, करोड़ों रुपए उसको उखाड़ने में लगते हैं। इंदौर में, भोपाल में भी मेट्रो सिटी बनती है, उसका ब्रिज बनता है, तो इंजीनियरों को यही पता नहीं होता कि उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, वहां ट्रक निकलेगा कि नहीं निकलेगा। सारी जितनी मध्य प्रदेश में जो रिजेक्टेड कंसल्टेंट कंपनी है, उनको आपने हायर करके उनसे डीपीआर बनवाई जा रही है। आप अपनी पीठ थपथपाने का काम, जैसे हजारों करोड़ रुपए की समीक्षा का काम 15 मिनट में मुख्यमंत्री जी ने करा, ऐसे ही अपने हजारों करोड़ रुपए के बजट की बात माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, उसको 1 दिन के सत्र में, मैं समझता हूं कि विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी के दिमाग को तो म्यूजियम में रखना चाहिए, क्योंकि इतना तेज कंप्यूटर का दिमाग जो लगातार जो है काम कम और कंप्यूटर की तरह दिमाग ज्यादा चल रहा है।
हजारों करोड़ रुपए की समीक्षा 10 मिनट में मुख्यमंत्री जी कर देंगे और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जी एक दिन के अंदर मध्य प्रदेश के 7 करोड़ लोगों की बात सुन लेंगे। तो यह हास्यास्पद बात है। मैं समझता हूं मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरफ है। मेरे विद्वान साथी अपनी सरकार को कहें कि अगर है दम तो 1 महीने के सत्र को लगाइए और जनता के वाकई वास्तव चेहरे को विधानसभा के समक्ष पटल पर रखिए। चलिए ठीक है धवले जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक प्रतिक्रिया प्रकाश जी से भी चाहूंगा। प्रकाश जी, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स रखे हैं वैसे अमित जी ने, और इतने सारे अगर पॉइंट्स हैं, उनका कहना भी सही है कि भाई इतने सारे विषयों पर चर्चा एक दिन में तो संभव नहीं है, तो एक दिन का जो सत्र है वो तो एक तरीके से कहा जाए कि नाकाफी होगा। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस एक दिन के सत्र से क्या वाकई में कोई फायदा होगा मध्य प्रदेश को या मध्य प्रदेश की जनता को? प्रकाश जी। देखिए, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। इस पे 2 दिन पहले भी हमने चर्चा की थी कि ये जैसे हमारे वो स्कूल कॉलेज में निबंध लिखने को आते थे ना, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, यदि मैं मुख्यमंत्री होता, तो वैसे सब अपनी अपनी बातें रख सकते हैं कि मैं ये चाहता हूँ, विजन क्या है। आप विजन देखने के लिए स्वतंत्र है। 230 कॉन्स्टिट्यूंसी है हमारे, तो हर जनप्रतिनिधि अपना अपना विजन रख सकता, तो उसके लिए तो एक दिन काफ़ी है। तो क्या मुख्यमंत्री अकेले रखेंगे? दूसरी चीज़ जो अमित जी ने सवाल उठाया, सही है कि जब हम जनता की समस्या को उठाने के लिए विधानसभा के सत्र दिन पर दिन छोटे होते जा रहे हैं, जिनके सवाल पूरे आ नहीं पाते हैं, हम सिर्फ अपना एक विजन पेश करने के लिए एक दिन का टाइम देंगे। जब हम जनता की समस्या को ही एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, उनके उत्तर नहीं मिल पा रहे, हम कौन से विजन पे काम करेंगे? तो सवाल यही आएगा कि क्या हमने जो चुनाव के समय में हम जो विजन देते हैं उसका कभी ऑडिट किया है? क्या 2014 या 2013 में जो पिछले चुनाव 18 में हुए, उस समय जो घोषणा पत्र भी तो विजन ही है, उसका ऑडिट हुआ क्या? आप जितनी पुरानी योजना है पहले उसका तो ऑडिट कीजिए कि हम कितने % तक पहुंचे। हम ये शुरुआत अच्छी है कि सबके विजन पर, उसके लिए एक दिन नाकाफी है, पर उसके साथ आपकी पिछले जो आपने अपनी योजनाएं रखी हैं, जो घोषणाएं की हैं, उस पर कितना इंप्लीमेंट किया गया। समस्या भयानक है, कई तरह की समस्याएं, आर्थिक जो रोजगार की आप बात कर रहे हैं, अभी इनइक्वलिटी जो लेब की जो इंटरनेशनल, उस दिन मैंने आपसे भी बताया था, जो आंकड़े आए हैं शीर्षक 288 ने उसका वो किया है, विश्लेषण किया है। तो ये आर्थिक अनियमितता हम कैसे दूर कर देंगे? इसका कोई रोड मैप है? हमारे शहर बिना मास्टर प्लान के हम विकास कर रहे हैं, तो बिना मास्टर प्लान के, बिना रोड मैप के हम कैसे विजन को साकार कर पाएंगे? इस पे बात विपक्ष जो सवाल उठा रहा है वो जायज है। विजन रखना चाहिए, लेकिन आपको हिसाब भी देना चाहिए उसका। बिल्कुल, चलिए हिसाब ले लेते हैं अजय जी से। अजय जी, कुछ पॉइंट्स जो अभी अमित जी ने रखे थे, चाहे BRTS की बात हो, चाहे वो जो मेट्रो के पिलर्स की ऊंचाई की बात हो, चाहे वो जो जबलपुर आज ही का मामला है कि चूहे मरीजों के ऊपर फुदक रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, इन पर कब बात होगी? अजय जी। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की जनता के समक्ष भारतीय जनता पार्टी जब भी जाती है, शुरुआत में अकाउंटेबिलिटी, हमारी मध्य प्रदेश की जनता के प्रति जो जवाबदेही है, हम उस जवाबदेही के साथ में उनके समक्ष जाते हैं। और जो आपने चुनाव के परिणाम देखे, यदि भारतीय जनता पार्टी में विगत 20 वर्षों में कुछ ही अच्छा नहीं किया होता, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को कभी प्रो इनकम्बेंसी का वोट नहीं मिलता। आज देश में देखिए, हमने ये प्रतिमान स्थापित किया कि जहां जहां हमारी सरकारें बनी है, उसको सरकारें रिपीट हुए हैं। हमने हमारी पूर्ववर्ती सरकारों से अच्छा काम किया है। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, मध्य प्रदेश में कभी 50,000 किलोमीटर की सड़कें हुआ करती थी, आज मध्य प्रदेश में 5 लाख किलोमीटर से अधिक की चमचमाती सड़कें हैं। मध्य प्रदेश में कभी आप हॉस्पिटल्स की बात कर लीजिए, 5 सरकारी मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, आज 30 से अधिक मेडिकल कॉलेजेस हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज करने का सरकार की जो मंशा है, उसको धरातल पर उतारने का काम किया है। कभी मध्य प्रदेश में 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, आज 55 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा है। उसी प्रकार से मध्य प्रदेश को आप नल जल के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश को बांटने का विषय ले लीजिए, मजदूर टोलों को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जोड़ने का विषय हो, मुख्यमंत्री सड़क योजना के माध्यम से ऐसे हमारे सुदूर वनग्रामों को जोड़ने का विषय हो, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धरातल पे कहीं ना कहीं विकास को उतारा है। रही बात कांग्रेस के आरोपों की, तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जनता के समक्ष हम जब जाते हैं तो इन्हीं कांग्रेस के आरोपों को लेके जाते हैं। आज देश में एकमात्र राजनीतिक दल जो है भारतीय जनता पार्टी, जो अपने संकल्प पत्र के संकल्पों को पूरा करने का जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को मध्य प्रदेश की जनता बार बार चुन के देती है। उसी ट्रैक रिकॉर्ड के भरोसे हमने ये देखा है कि जब भी हमने कोई काम किए हैं,
वो मध्य प्रदेश की जनता के समक्ष रखे, मध्य प्रदेश की जनता ने उसका अवलोकन किया। निश्चित रूप से बहुत बेहतर करने की आवश्यकता है। जिस मध्य प्रदेश में बिजली, सड़क, पानी, ये बेसिक जो अम्यूनिटीज आवश्यक होती किसी भी राज्य को आगे ले जाने वाले, ये मध्य प्रदेश जो देश की जीडीपी गिराने वाला राज्य हुआ करता था, आज देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, देश की टॉप 10 इकोनॉमी अच्छा, में मध्य प्रदेश है। अजय जी, माफ कीजिएगा, इंटरप्ट कर रहा हूं आपको। आपने कहा कि भाई सड़कों को लेकर के आपकी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है, हम मानते हैं। तो क्या ये कहा जाए कि मध्य प्रदेश की सड़कों की स्थिति देश में सबसे अच्छी है? क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता, जनता को भी ऐसा नहीं लगता। अभी जब मैं आपसे सवाल पूछ रहा था तो मैंने बीआरटीएस की बात कही थी, मैंने चूहों की बात कही थी, मैंने ऊंचाई की बात कही थी, मैंने कुछ बातें कही थी, लेकिन आप पुरानी उपलब्धियां गिनाने लगे कि भाई हमने पहले ऐसा किया था इसलिए जनता ने हमें बिठाया। ठीक है, आपको बिठाया, लेकिन अब जो समस्या है उन पर भी तो बात कीजिए। देखिए दिव्यांशु जी, जब गवर्नेंस आप करते हैं तो निश्चित रूप से ये समस्याएं और चुनौतियां सामने आएगी। चाहे आपने आज जो जबलपुर का हॉस्पिटल का विषय उठाया हो या बीआरटीएस का विषय, समय काल परिस्थिति अनुसार इन विषय, ये गवर्नेंस के जो उसकी चुनौतियां आती है उनको सरकार को पार करना सरकार का एक महत्वपूर्ण काम होता है, और सरकार पार भी करती है। हमने कल ही देखा, माननीय मुख्यमंत्री जी इंदौर में थे, जिस प्रकार से एमवाई के नए हॉस्पिटल का उन्होंने वहां पे भूमि पूजन किया, उसके माध्यम से अन्य राज्यों को भी एमवाई हॉस्पिटल की सुविधाएं मिले, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। तो चीजों को बेहतर बनाना, और जहां से हमने उठाई थी, मध्य प्रदेश में एक दौर हुआ करता था शिक्षा व्यवस्था जीरो बजट के स्कूलों के माध्यम से संचालित होती थी। आज उन स्कूलों को बजट के माध्यम से इंश्योर किया, उन स्कूलों की व्यवस्थाएं सुधारी, वहां पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। आज हमारे सीएम राइस विद्यालय क्षेत्र के अच्छे प्राइवेट स्कूलों के साथ में compete कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में बेहतरी हुई है, वो धरातल पे दिख भी रही है, और हम मध्य प्रदेश को किस प्रकार से आगे ले जाए उसके ऊपर सार्थक चर्चा होनी है। रही बात जो हमारे नियमित सत्र होते हैं उसके माध्यम से जो जनता के प्रश्न आते हैं उस पर चर्चा होती है, लेकिन पहली बार मध्य प्रदेश की विधानसभा में इस प्रकार से एक विशेष सत्र आहूत करके माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के डायरेक्टिव से ये विशेष सत्र आहूत हो रहा है, और सरकार अपना एक विजन मध्य प्रदेश की जनता के समक्ष रखना चाह रही है, जहां पे विपक्ष को भी आमंत्रित किया कि वो भी अपने पॉजिटिव और डेमोक्रेसी को आगे ले जाने वाले विचार रखें। ठीक है, प्रतिक्रिया ले लेता हूं जी, अमित जी। देखिए जोशी जी, मेरे विद्वान साथी कह रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश के एक दिन के सत्र से सारे लोगों का सरकार जवाब दे देगी। अगर स्वयं मुख्यमंत्री जी प्रश्न ही पूछने खड़े हुए तो मैं समझता हूं कि कितने घंटे सदन चलेगा और कितने घंटे में इसकी विश्वसनीयता कितनी होगी, और क्रेडिबिलिटी जो सरकार की समाप्त हो चुकी है कहीं ना कहीं उसको कैसे पारदर्शित कर पाएंगे। अब आपने प्रश्न उठाया कि हम लगातार विकसित कर रहे हैं, नवाचार कर रहे हैं। आप निश्चित तौर पे नवाचार तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो पुराने नवाचार के बाद जो आपके दिए हुए निर्देश हैं उस पर विचार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप अगर किसानों की बात करें, हम किसान पहले आत्महत्या दर में क्या था, आज मध्य प्रदेश में एनसीआरबी की रिपोर्ट उठा लीजिए कि मध्य प्रदेश में किसान की आत्महत्या की दर क्या है। हम अगर पिछले बजट की बात करें तो पहले मध्य प्रदेश के राजस्व का दर कितना हुआ करता था, आज इन 20 सालों में राजस्व 4 लाख करोड़ से ऊपर का पहुंच चुका है। हम पिछले 20 वर्षों से उस मध्य प्रदेश की तुलना करना चाहते हैं, और आज के 20 वर्षों में जो आपको राजस्व मिल रहा है, जिस हम सड़कों की बात कर रहे हैं आप पीठ थपथपा रहे हैं। आप ही की रिपोर्ट के अनुसार विधानसभा में जवाब है कि 17 ऐसी कंपनी जो पीपीपी मोड पे मध्य प्रदेश की सड़कें बना रही हैं उनकी क्वालिटी खराब है। जनता से गाड़ी कमाई से रोड टैक्स के नाम पर जितने बैरियल आपने लगा रखे हैं वो आप उनसे पूरा टैक्स तो ले रहे हैं, लेकिन सरकार के निर्माण में क्वालिटी परफेक्ट नहीं दे रहे। आप कई ऐसे 17 ऐसे टोल टैक्स हैं जिनकी समय अवधि समाप्त हो गई थी, उसके बाद भी आपके अधिकारी और वहां के भारतीय जनता पार्टी के नेता उन टैक्स टोलों से वसूली का काम कर रहे थे। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, हम स्कूल की बात करें, मैं आपको चैनल पर ऑन रिकॉर्ड बताता हूं, धबले जी अपनी सरकार से पूछ ले कि आज 20 वर्षों में 26,000 स्कूल छोटे बच्चों के बंद हो चुके हैं। आप किस शिक्षा की बात कर रहे हैं? हमारे यहाँ यूनिवर्सिटियों में भ्रष्टाचार है, हमारे यहाँ नर्सिंग घोटाला, इतना बड़ा घोटाला हुआ जिसमें हमारे माथे पर मध्य प्रदेश के कलंकित करा। हमारे यहाँ व्यापम घोटाला, इतना बड़ा घोटाला हुआ कि मध्य प्रदेश का पूरा हर नागरिक शर्मसार हुआ। आप किस विकास की बात कर रहे हैं? लगातार हमारे यहाँ पीएससी का रिजल्ट समय पे नहीं आता, हमारे यहाँ कोई एग्जाम समय पे नहीं होते, अगर समय पे हो जाएंगे तो रिजल्ट समय पे नहीं आता। सरकार अपनी पीठ थपा रही है उच्च शिक्षा में, स्कूल शिक्षा में। टीचरों को आपने पोलिंग बूथ पर लगा रखा है, शिक्षा देने के लिए सारे स्कूल खाली पड़े हुए हैं। आपकी जो सीएम राइस स्कूल की बात आप करते हैं, बाकी जो स्कूल लाखों हजारों स्कूल मध्य प्रदेश में बने उनकी हालत तो जाके देखिए ना। आपके स्कूल शिक्षा मंत्री को पता है, ठेके पे आपका स्वास्थ्य विभाग चल रहा है,
ठेके पे आपका गृह मंत्रालय चल रहा है। क्राइम की रिपोर्ट हम अगर देख लें कि मध्य प्रदेश में अत्याचार की दर क्या बढ़ रही है, आज कोई भी लड़की साधारण तौर पर 10 बजे के बाद नहीं जा पा रही। हम किस मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं? आपने 1 लाख करोड़ रुपए के, लास्ट बात, 1 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन करे। मैं धवले जी से पूछना चाहता हूं, मंडीदीप है, पीतमपुर है, कितनी फैक्ट्रियां बंद हो गई? आप नवाचार करने में लगे। आपने विचार करा कि जो हमारी पुरानी फैक्ट्रियां थी वो कितनी चालू है? हमारे पास प्रोडक्शन और उद्योग धंधे कितने हैं? हमने रोजगार कितने लोगों को दिया? सिर्फ हमारे मध्य प्रदेश में नौजवान पलायन कर रहा है। ये एक दिन के विधानसभा सत्र से इस बात पर चर्चा नहीं हो सकती कि हम सिर्फ कागजों में स्वर्णिम और विकसित मध्य प्रदेश बना सकते हैं, धरातल पर सिर्फ सपने देख सकते हैं। चलिए धवले जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। धवले जी, जल्दी से आपका रिएक्शन। मुझे लगता है एक ही आंकड़े में इसका उत्तर आ जाएगा। दिव्यांशु जी, मेरे मित्र अमित शर्मा जी बता दें, मध्य प्रदेश का 2003-4 में जहां से हमने सरकार संभाली थी, बजट कितना हुआ करता था, आज मध्य प्रदेश का बजट कितना है? मध्य प्रदेश में 3-4 इंक्रीज प्रत्येक विभाग को अलोकेशन के माध्यम से इंश्योर भी किया क्या कि वो धरातल पर उतरे। आप उद्योगों की बात कर ले, मध्य प्रदेश में नेगेटिव इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती थी और पॉजिटिव इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ में देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने वाला राज्य बना है। तो कहीं ना कहीं आंकड़े उस बात की बानगी है कि हमने अच्छा किया है। आप बात कर ले करप्शन की, आप 3 राज्यों की आपकी 3 राज्यों में सरकारें हैं, कर्नाटक, हिमाचल और तेलंगाना के आंकड़े उठाकर देख लीजिए कितने यूडीज के माध्यम से। अभी डेटा आया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का कि यूडीज की ने कंप्लीटली बताया था कि इन तीनों राज्यों में भी कितने स्कूल बंद हुए। कहीं ना कहीं स्कूलों का मर्जर का आखिरी जवाब दूंगा, स्कूलों को बंद करके रही विषय कंपैरेटिव एनालिसिस आप अपनी राज्य सरकारों का कीजिए, मध्य प्रदेश के साथ में कीजिए। उसी समय हमारी सरकारें, मैंने कहीं कहा कि जनता बहुत अच्छी जज होती है, जनता हमारे कार्यों को जज कर रही है। जनता मध्य प्रदेश की इस बात को प्रतिपादित कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अच्छा काम किया, इसलिए हमारी सरकारें वापस आए। ठीक है अमित जी, कुछ आज हम जिसकी बात कर रहे हैं, आप हिंदू, मुस्लिम और पाकिस्तान की दम पे सरकारें बना रहे हैं, ये बात सच है। और अगर जिस तरीके से आपने बात करी कि अभी इंडेक्स क्या कह रहा है और किस स्थिति में मध्य प्रदेश पहुंच रहा है, मैं मध्य प्रदेश की हालात आप किसी से छुपे नहीं है, बद से बदतर होते जा रहे हैं धवले जी। और जिस तरीके से आज मध्य प्रदेश में आपने कहा, जब दिग्विजय सिंह जी की 2003 में सरकार थी, जब 19,000 करोड़ रुपए कर्जा था, आज 2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर मध्य प्रदेश में कर्जा है। ये कहां गए? आपने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया। जिस तरीके से आपने बात करी कि आज विकसित मध्य प्रदेश में, आज पहले राजस्व कितना आता था, आज जब 20 वर्षों से आपकी सरकार है, आप राजस्व कितना आ रहा है? हर विभाग में आपका हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार है, सरेआम सोना मिल रहा है, सरेआम सड़कों पर नोट मिल रहे हैं। जनता क्यों नहीं मध्य प्रदेश की आपकी बात से कन्विंस होती है अमित जी? चोर यहाँ मध्य प्रदेश की जनता आपकी बात से क्यों नहीं कन्विंस होती? ठीक है बहुत सारी जेलों से बाहर बैठे, पुलिस आपकी एसी कमरे में बैठी हुई। चलिए ठीक है अमित जी, जनता आपकी बहुत सारी शिकायतें हैं, बहुत सारा काम हुआ है और बहुत सारा काम होना अभी बाकी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। समय की बाध्यता के चलते मैं इस चर्चा को यही समाप्त करना चाहूंगा। IND एजेंडा में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।